हेलो टू ऑल माय सीएमए फाइनलिस्ट। कैसे आप लोग सब, कैसे चले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की पढ़ाई। बच्चों अगर याद है हमने पिछला इंडियस कौन सा कवर किया था, इंडियस 115, जिसका नाम था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर। इस इंडियस के पिछले वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। और एक बार एज यूजुअल, ये हमारे क्लास का क्या बोलूं रूल है, हम जब भी नया सेशन स्टार्ट करते हैं पहले हम पुराने सेशन को रिवाइज करते हैं। मे इट बी अ फास्ट ट्रैक बैच, मे इट बी अ रेगुलर बैच, हम इंश्योर करते हैं कि एक एक कॉन्सेप्ट हर एक फैकल्टी अपने नेक्स्ट सेशन में रिवाइज करेगा। एंड इसी प्रथा को कैरी फॉरवर्ड करते हुए मैं वापस पहले इंडियस 115 का जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो फटाफट रिवाइज कराती हूँ। पहले जैसे कि मैं रिवीजन स्टार्ट करती हूँ उसके पहले मैं वापस उन बच्चों से कहना चाहती हूँ, ये इंडेक्स बना क्यों है। पहले जमाने में सेल सिंपल हुआ करती थी, या तो क्रेडिट सेल या कैश सेल। बट आज के समय सेल्स कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। आप देखो ना, Amazon, फ्लिपकार्ट या जहां से आप शॉपिंग करते हो, मिंत्रा, नाइका, इन सब में क्या है, दे सेंड यू एंड दे कहते, वो क्या कहते हैं, आप उनको पेमेंट देते हो या कैश ऑन डिलीवरी का मोड ऑफ पेमेंट रहता है। उसके अलावा वो कहते हैं आप 7 दिन के अंदर वापस कर सकते हो, 14 दिन के अंदर रिटर्न कर सकते हो। अलग अलग टाइप की पॉलिसी है। या फिर अगर आपने कोई सेल के सीजन में कुछ अच्छा लिया है या आपने कुछ मिनिमम अमाउंट के ऊपर अपने शॉपिंग की है, कुछ उनका अमाउंट है, उस पर आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल जाते हैं, डिस्काउंट वाउचर्स मिल जाते हैं, जो अगली परचेज में आप रिडीम कर सकते हो। ये सारे टाइप के वेरिएशंस इन सेल पहले नहीं हुआ करते थे, अब होते हैं। इसलिए अब काफी कंफ्यूजन होता है कि रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए। और अगर आपको पता भी चल जाए कब बुक करना चाहिए, कितने से बुक करना चाहिए ये भी एक आफत है। और ये भी पता चल जाए कितने से बुक करना चाहिए तो जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए, बिकॉज अमाउंट तो ज्यादा आया है, उस सेल्स को कितने से बुक करूं, तो क्या अमाउंट होना चाहिए, कब उसकी एंट्री होनी चाहिए और कैसे उस जर्नल एंट्री को करना है। ये सारी बातें ये इंडेस 115 करता है, जहां पर जो भी टाइप के रेवेन्यू हो, जो भी टाइप के सेल्स है, जो भी वेरिएशन आपके सेल्स में, सारे सेल्स को इन लोगों ने यहाँ कवर अप किया है। और उन लोगों ने एक सिंपल क्या बोलते हैं, सिंपल तरीका बताया। और हर एक बिजनेसमैन को बोला, जब भी ये चारों कंडीशन आपके पूरे होना तब आप रेवेन्यू बुक कर लेना। पहला कंडीशन क्या है, जो मैंने पिछली क्लास में कहा था, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या कस्टमर से। और कॉन्ट्रैक्ट का कहने का ये मतलब नहीं है कि लिटरली पेपर वर्क एग्रीमेंट साइन करना। इट कैन बी ओरल, इट कैन बी रिटर्न। फिर क्या आपको आपके राइट्स पता है क्या, एज अ सेलर आपके क्या राइट है, एज अ बायर आपका क्या राइट है। जैसे कि हमारे पिछले एग्जांपल में सेलर को क्या था, उसको मशीन डिलीवर करना था कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। बायर का क्या राइट था, उसको पेमेंट देना था कितने दिन के अंदर, जो भी टाइम फ्रेम था। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट या तो ओरल या रिटर्न होना चाहिए, दोनों के बीच के राइट्स क्लियर होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स बहुत क्लियर होने चाहिए। 30 दिन के अंदर इतना अमाउंट पे करेंगे, 6 महीने के अंदर इतना अमाउंट पे करेंगे। कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, मतलब तुम्हारे से जब मैं तुम्हारे को सामान बेच रहा हूं तो हमारे को पैसे आएंगे, उससे हमारे बिजनेस का इनफ्लो या आउटफ्लो चेंज होना चाहिए। दैट इज नोन एज कमर्शियल सब्सटेंस। एंड लास्ट व्हाट नॉट द लीस्ट, जिसको भी आप माल बेचते हो आप बहुत श्योर रहने चाहिए कि वो बंदा जस्टिफाइड है, उसकी क्रेडिबिलिटी पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम ऐसे किसी को उधार नहीं बेचते बेटा, जब हम बहुत श्योर होते हैं कि वो बंदा आपको पैसे टाइमली देगा, हम उन्हीं को उधार माल बेचते हैं। जब ये पांचों कंडीशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिले तो समझ जाना आपने आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट की सीढ़ी पार कर ली। बट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की सीढ़ी पार करने से आप रेवेन्यू नहीं बुक कर सकते हो। रेवेन्यू बुक करने के लिए चारों कंडीशन पूरे होने चाहिए और हर कंडीशन का अपने अंदर सब पॉइंट्स है। तो चारों कंडीशन पूरा होना मतलब उनके अंदर के सब पॉइंट्स भी पूरे होने चाहिए। तो पहला हर्डल क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। पहली मुश्किल है, क्या चेक करो कॉन्ट्रैक्ट है क्या। कॉन्ट्रैक्ट ओरल या रिटर्न हो जाएगा, राइट होने चाहिए, पेमेंट टर्म्स होना चाहिए, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, कलेक्शन श्योर है कि आप कर लोगे। अगर आपने ये पांचों चीजें उस पर्टिकुलर डिफिकल्टी में क्रॉस कर दी, इसका मतलब आपने अपना स्टेप 1 क्लियर कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि यस द कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट। बट सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट करने से आप रेवेन्यू बुक नहीं कर सकते, आप शिफ्ट हो जाओगे सेकेंड स्टेप पे। हाँ, अगर आप पहले ही स्टेप पे फेल हो गए, इसका मतलब रेवेन्यू बुक करने की गुंजाइश ही खत्म हो गई। तो अगर आपको रेवेन्यू बुक करना है तो आपको चारों स्टेप क्लियर करने होंगे। बट पहला स्टेप क्लियर करने से आप दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हो, रेवेन्यू बुक अभी भी नहीं होगा। फिर दूसरा स्टेप क्या बोलता है, अगर आपने पहला स्टेप क्लियर कर लिया तो आप दूसरे स्टेप पे जाओगे, आइडेंटिफाई योर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसको बहुत फैंसी नाम दिया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इट इज वेरी सिंपल।
एज अ सेलर आप क्या बेच रहे हो? आप गुड्स बेच रहे हो? क्या एक एक गुड्स डिस्टिंक्ट है? तो हर एक गुड्स को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाएगा, हर एक सर्विसेज को परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कहा जाएगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल में आप फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन सब बेचते हो, उसके अलावा आप सर्विसेज भी देते हो उनके इंस्टॉलेशन का। अगर वो सर्विसेज आप किसी आउटसाइडर को भी देते हो या आप वो सर्विसेज उनको भी देते हो जो आपके यहाँ से असेट खरीदता है या गुड्स खरीदता है, इट मींस दिस इज अगेन अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो अगर आप अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में आप कस्टमर के साथ जा रहे हो, चेक करो कि आप अपने कस्टमर के साथ कौन कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में एंटर कर रहे हो सकता है डिस्टिंक्ट गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है एक साथ गुड्स एंड सर्विसेज हो। एक साथ का मतलब, मैं एक इंजीनियर हूं, मैं आपको ब्रिज बनाने का काम करती हूं, मैंने आपके लिए ब्रिज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया। अब इस ब्रिज बनाने के लिए मैं यूज तो बहुत सारे टाइप ऑफ गुड्स भी कर रही हूँ, सर्विसेज भी कर रही हूँ, बट मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं आपको पूरा ब्रिज बना के दूंगी। इसका मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअल गुड्स या इंडिविजुअल सर्विस का नहीं है, एक पर्टिकुलर आइटम का है। और ये पर्टिकुलर आइटम कैसे बनता है? ये पर्टिकुलर आइटम बाय यूजिंग सेवरल गुड्स एंड सर्विसेज है। बट आपको चेक करना पड़ेगा आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, आपने किस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट किया है, तो उसको कहेंगे वन दैट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, मतलब वन दैट सर्विस जिसके लिए आपको पैसे मिलने चाहिए। तो पहले आइडेंटिफाई करो कॉन्ट्रैक्ट, जिस कस्टमर के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो चीज को यहां बोला जाता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई? यस। जैसे ही आपने आइडेंटिफाई कर लिया आपने कौन कौन से परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, चेक करो क्या आपने उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की रिक्वायरमेंट को मीट किया है क्या, मतलब क्या आपने वो गुड्स एंड सर्विसेज बायर को ट्रांसफर किया है या नहीं किया है। समझ आया क्या? अब बायर आया आपसे कुछ खरीदने को तो आप उसको सर्विस दो ना। बायर आया आपसे सिक्योरिटी स्टाफ की सर्विसेज लेने के लिए, तो क्या आपने उसको सिक्योरिटी स्टाफ दिया है या नहीं दिया है? क्या आप उससे पेमेंट वन टाइम ले रहे हो या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का ले रहे हो? याद रखना, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इंश्योर करना होगा कि आपने उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की क्राइटेरिया को सेटिस्फाई किया है, मतलब जिसको वो चाहिए उस तक उस आपने उस चीज को पहुंचाया है एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, उस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को पूरा फुलफिल किया है, उसको कस्टमर तक पहुंचा दिया है। कैसे पता चलेगा कि आपने वो सर्विसेज एक बार में दी या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? हमेशा याद रखना, जब भी आप इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर करते हैं आपको चेक करना पड़ेगा कि हमको सिर्फ एक बार आपसे बात करनी है, एक बार आपको सर्विस देना है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी दुकान पे आए एंड आप लैपटॉप खरीद के चले गए, खत्म, इट इज वन टाइम, मैं इमीडिएटली अपना रेवेन्यू बुक कर लूंगी। बट आप मेरी दुकान पे आए, लैपटॉप भी खरीदा और उसके साथ आपने 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस भी मुझसे ली, उस केस में लैपटॉप का रेवेन्यू बुक होगा एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, बट जो वो वारंटी की सर्विसेज आपने मुझसे ली, ये एक सेपरेट क्या है बेटा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, इसका रेवेन्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आएगा। यस, 3 सालों में स्प्लिट करना पड़ेगा, बिकॉज आप इस रेवेन्यू को 3 सालों तक अर्न करने वाले हो, बिकॉज आप इस सर्विसेज को 3 साल तक देने वाले हो, आपने सिर्फ पेमेंट पहले ले लिया। यहां तक बात समझ आई? तो याद रखना हमेशा, आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अपना रेवेन्यू बुक करना चाहते हो या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? क्वेश्चन में क्लियरली समझ आएगा, रेवेन्यू अभी बुक करना है, इमीडिएट ट्रांजैक्शन कंप्लीट, रेवेन्यू अभी बुक, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ट्रांजैक्शन कंप्लीट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसमें क्या बड़ी बात है? एंड याद रखना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में ना थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड, इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन दिया है कि अगर आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि कितना रेवेन्यू हमें बुक करना चाहिए, अगर सारे हथियार आपके फेल हो जाए, आप मंथली प्रोपोर्शनेट नहीं कर पा रहे हो, आप टाइम बेसिस पे प्रोपोर्शनेट नहीं कर पा रहे हो, उस केस में आपको 2 ऑप्शन दिया गया है कि आपने जिस हिसाब से काम कर लिया, आउटपुट मेथड देखो आपने कितना काम कंप्लीट कर दिया। अगर आपने 80% काम कंप्लीट कर लिया है तो 80% का रेवेन्यू बुक कर लो। अगर आप आउटपुट मेथड से भी काम नहीं कर सकते हो, इनपुट मेथड को चेक करिए। इनपुट मेथड कहता है चेक करो आपने कितना कॉस्ट अभी तक डाल दिया और आपने क्या एक्सपेक्ट किया था कितना कॉस्ट जलेगा, उससे आप अपना परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीट निकाल लीजिए। तो अगर आपको डायरेक्टली अपना वर्क कंप्लीटेड का परसेंटेज नहीं मिलता, आउटपुट कितना हुआ है, उस केस में इनपुट मेथड की हेल्प ले लीजिए।
अगर याद हो बच्चों, मैंने पिछली क्लास में आपको यहीं तक पढ़ाया था। फोर्थ पॉइंट मैंने जरूर आपको पढ़ा दिया था कि आपको ट्रांजैक्शन प्राइस का एलोकेशन सीखना है, उसका डिटर्मिनेशन सीखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फोर्थ स्टेप है, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी के न्यूमेरिकल्स आएंगे। अभी तक मैंने जो पढ़ाया कंप्लीट थ्योरेटिकल है, कंप्लीट थ्योरेटिकल है, और आगे जो मैं पढ़ाने वाली हूं वो प्रैक्टिकल भी है और एग्जाम ओरिएंटेड भी है। बट फिलहाल अभी तक जितना पढ़ाया है, पहले उसके सम्स की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये इंडेस 115 एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेस है, इसलिए यहां पर शॉर्टकट नहीं चलेगा। तो पहले इंडेस 115 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो हमने अभी तक पढ़ लिए, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, एक बार फटाफट उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपने जो पढ़ा है अभी तक आपको वो सारी चीजें आती है, आप प्रैक्टिकली एग्जाम में करके भी दिखा दोगे, एंड आपका ये कॉन्फिडेंस आपको पेपर अच्छा दिलाता है। चले बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। आ जाओ मेरे क्वेश्चन बैंक में। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एवरीबडी विथ मी? चलो मैं आपको रीडिंग टाइम देती हूँ, क्विकली एवरीबडी रीड द क्वेश्चन विथ मी। जिम्नासियम मतलब जिम भाई, जिम, इसको अंग्रेजी में चाहे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। जिम्नासियम एक जिम है, करेक्ट। Entered into a contract with a new member to provide him access to its gym for a 12 months period of 4,500 per month. The member can cancel his or her membership without penalty after 3 months. Specify the contract term. Specify the contract term. अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, फिर से देखेंगे बेटा, एक बार फिर से देखेंगे मेरे साथ। चलो, shall I read the question with you? A gymnasium enters into a contract with a new member. एक नए मेंबर के साथ जिम वाले बंदे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए, टू प्रोवाइड हिम टू एक्सेस द जिम फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने तक आप जिम को यूज कर सकते हो। जिम का कितना पर मंथ रेट है? 4,000 पर मंथ, 4,500। द मेंबर कैन कैंसिल हिज और हर मेंबरशिप विदाउट, 3 महीने के बाद वो अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है। उस केस में वो कुछ पेनल्टी का हकदार नहीं है। जनरली 12 महीने के लिए लोगे तो हम आपको 4,500 पर महीना फीस लगाएंगे। बट अगर बाई चांस आपने 3 महीने सीखा, आपको नहीं पसंद आया जिम, तो हम आपको परमिशन देते हैं 3 महीने तक सीख लो, फिर आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ देना, कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी आर परफेक्टली ओके। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, मतलब आप क्या बोलोगे, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट टर्म बाउंडिंग है, मतलब वो बाइंड कर रहा है जिम्नाशियम एंड तुमको। याद रखना बेटा, 3 महीने तक जिम वाला एंड आप बाउंड हो के आप जिम में पेमेंट करो, और 3 महीने तक आपको जिम में टिकना पड़ेगा। तो मिनिमम आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म कितने का है? 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्म नहीं बनता, बिकॉज वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, 3 महीने के बाद आप छोड़ सकते हो। और मैंने क्या बोला था, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न है। राइट्स क्लियर होने चाहिए, यस, ये जिम सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो जिम सर्विस लेगा। पेमेंट टर्म्स क्लियर होना चाहिए, है 4,500 पर मंथ। फोर्थ, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, जिम्नासियम वाले के लिए कमर्शियल सब्सटेंस है। सामने वाले की क्रेडिबिलिटी आप श्योर हो, 100% श्योर है। अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, और इस कॉन्ट्रैक्ट का टर्म मिनिमम कितना आएगा? इट विल बी 3 मंथ्स। इट विल बी 3 मंथ्स। बेटा यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया क्लियर है क्या? स्पेसिफाई द कॉन्ट्रैक्ट टर्म, इट विल बी 3 मंथ्स। एनीबडी हैज एनी डाउट ओवर हियर? नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। On 2nd January 2024, an entity sold goods to a customer known as, भैया ये बहुत बड़ा अपने एरिया का माफिया होगा, यू नो, कितने पे बेचा? 1,20,000। एंटिटी रिसीव 10,000 इन कैश। 2 जनवरी 2024 को इस बंदे ने 10,000 कैश में दे दिया। बैलेंस उसने कहा मैं 1 महीने बाद दूंगा, आई विल पे इट आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, बट एज पर द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कस्टमर, एंटिटी एक्सपेक्ट्स देयर विल बी वेरी लेस और नो चांस ऑफ रिकवरी। एंटिटी को लग रहा है पैसा आएगा नहीं, बंदा गुंडा है, पैसा देगा नहीं। इसका मतलब एंटिटी को कलेक्शन के चांसेस कम लग रहे हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मैंने कहा था ना, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट में 5 कंडीशन पूरे होने चाहिए। पहले, कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी रिटन या ओरल, राइट हैज टू बी क्लियर, पेमेंट टर्म्स हैज टू बी क्लियर, कमर्शियल सब्सटेंस होना चाहिए, एंड क्रेडिबिलिटी डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तो क्रेडिबिलिटी डाउट है। नो चांस ऑफ रिकवरी और बैलेंस अमाउंट, हमें लग रहा है हमें पैसा आएगा नहीं। मेक जर्नल एंट्रीज इफ
हमें लग रहा था पैसा नहीं होएगा, बट जो हम सोच रहे थे उसका उल्टा हो गया। पहला केस, केस 1, कस्टमर ने 2 फरवरी को पेमेंट दे दिया, बहुत बढ़िया। कस्टमर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑन 2 फरवरी एंड वी फोरफिटेड द अमाउंट रिसीव प्रीवियसली। मैंने ये बात कहा था, अगर आपको कोई अमाउंट दिया जा रहा है एज एन एडवांस और हम उसको ये क्लियरली कहते हैं कि भाई हम ये पैसा ले रहे हैं, करेक्ट, करेक्ट, और पूरा काम होने के बाद बैलेंस पैसा अगर तुमने नहीं दिया तो जो पैसा हमने लिया वो हम फोरफिट कर लेंगे। याद है टर्मिनेशन क्लॉज, टर्मिनेशन क्लॉज अटैच विद सम कंसिडरेशन। उस केस में जब तक आपका काम हम पूरा नहीं करेंगे, जो पैसा हमने लिया है दैट इज माय फाइनेंशियल लायबिलिटी, दैट इज माय डिपॉजिट लायबिलिटी, जो फिलहाल कंपनी के लिए एज ए लायबिलिटी है। बट जैसे सामने वाले ने कुछ काम नहीं करके दिया और मेरे क्लॉज में, मेरे एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं आया हुआ पैसा आपको रिफंड नहीं करूंगा, तो इस अमाउंट को फिर हम क्या बुक कर लेते हैं, अपना रेवेन्यू। तो जब तक वो काम नहीं पूरा होगा तब तक वो लायबिलिटी है। जैसे काम पूरा होने के बाद सामने वाला पैसा नहीं देगा तब हम उस लायबिलिटी को शिफ्ट कर देंगे अपना रेवेन्यू, बट रिफंड देंगे नहीं। स्टिल हमारे पास कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेंगे, जल्दी से मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेंगे क्विकली एवरीवन। पूरा पैसा आ जाए तो रेवेन्यू, पूरा पैसा नहीं आए तो कुछ नहीं करेंगे, वेट करते रहेंगे। चलो एवरीबॉडी विथ मी, क्वेश्चन पढ़ लिया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ सॉल्व करेंगे बच्चा, सो दैट प्रैक्टिस हो जाएगा जो भी बातें हमने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 का केस ए। मैम मोबाइल पे जरा आप अपना, चलो कोई बात नहीं, अभी तो ओपन नहीं किया, देख लेते हैं। व्हाट इज अमाउंट वी रिसीव 10,000 इन कैश। इसका मतलब हर सम में 10,000 तो कैश में हमें मिल चुका। बट जब एक काम करते बेटा, कॉमन एंट्री क्या है, कॉमन एंट्री हर केस के लिए। मैम ये जो पैसा मिला है ना, व्हाट इज दिस, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना मिला है बच्चा, 10,000। दिस इज माय डिपॉजिट लायबिलिटी या फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो बोलना अलाउड है। फाइनेंशियल लायबिलिटी चलेगा, डिपॉजिट लायबिलिटी चलेगा। अभी फिलहाल ये वाला अमाउंट हमारे लिए लायबिलिटी है, अभी फिलहाल ये वाला अमाउंट मेरे लिए लायबिलिटी है। केस ए, क्वेश्चन कह रहा है कस्टमर पेड, कस्टमर ने सेकंड को पूरा पैसा दे दिया, तो इसका मतलब देखो ना क्लियर, द एंटिटी रिसीव एंड बैलेंस अमाउंट वाज पेबल आफ्टर 1 मंथ। हम वेट कर रहे थे कि बैलेंस आएगा या नहीं आएगा, बैलेंस अब आ गया है इमिडिएटली, तो बताओ क्या एंट्री होगी। मैम अब बताओ कितना पैसा आएगा। मैम आपको 1.5 लाख आना चाहिए था, 10,000 पहले ही आ गया, तो 1,40,000। सेंस ये कस्टमर अच्छा निकला, आप जो सोच के बैठे थे कि अच्छा नहीं निकलेगा इसलिए आपने इसको डिपॉजिट लायबिलिटी बुक किया है। अब इस डिपॉजिट लायबिलिटी की जरूरत नहीं है, इसको प्योर रेवेन्यू में शिफ्ट करो। तो ये जो डिपॉजिट लायबिलिटी कंपनी ने अपने सर पे क्रिएट किया था कि हो सकता है फ्यूचर में पैसा नहीं आया, तब मैं इसको रेवेन्यू में बुक करूंगी, फिलहाल ये मेरी डिपॉजिट लायबिलिटी है, अब समय आ गया इस डिपॉजिट लायबिलिटी को बंद करने का। तो ये जो डिपॉजिट लायबिलिटी बच्चा मेरा 10,000 से क्रिएटेड है, अब मैं इस डिपॉजिट लायबिलिटी को बंद कर दूंगी 10,000 से। यहां तक बात समझ आई। और फाइनली कंपनी अपना रेवेन्यू बुक कर देगी कितने से, 1,50,000 से। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर, एम आई क्लियर। आगे केस बी, कस्टमर रिफ्यूज टू पे, कस्टमर कह रहा है अब मैं आपको पैसे, वो मुंह खोल के मेरे को बोल रहा है मैम मैं आपको पैसे नहीं देता। और ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं इस पर चिल्लाऊंगी, पैसे दे पैसे दे, पैसे ही नहीं देता, जो मर्जी करना है कर लो। उस केस में कंपनी भी फॉर्म में आ जाएगी, उसका डिपॉजिट लायबिलिटी उठाएगी और अपना रेवेन्यू बुक कर लेगी, मतलब सेल्स बुक कर लेगी। सॉरी ये रेवेन्यू नहीं लिखना चाहिए मुझे बेटा, सेल्स लिखना चाहिए, हम रेवेन्यू अकाउंट कुछ नहीं होता। तो अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा जो डिपॉजिट लायबिलिटी मेरे पास आया है, मैं इसको मैं पर्पल कलर से लिखती हूँ बच्चा, टू सेल्स अकाउंट, तुम्हारा जो बच्चा डिपॉजिट लायबिलिटी आ रखा है मेरे पास से, मैं उसको जब्त कर लूंगी और उसको अब अपना फाइनली रेवेन्यू मानूंगी। मैंने आपको कहा था टर्मिनेशन क्लॉज में अगर आपने कोई कंसिडरेशन पहले ही हमें दे रखा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया था, उसके बाद अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो तो आया हुआ पैसा मैं अपना रेवेन्यू बुक कर लूंगी, मैं आपको रिफंड नहीं करूंगी। लास्ट कम्स केस सी,
अभी तक उस बंदे ने मुझे कोई इंटीमेट ही नहीं किया, ईयर एंड आ गया तो हमें वेट करना पड़ेगा, अभी मैं कोई डिसीजन नहीं ले सकती। उस केस में जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं आया, ये पैसा एज इट इज डिपॉजिट लायबिलिटी में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा। मैं क्या करूं? सामने वाले या तो बोले नहीं दूंगा या दूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, मैं भी फंस गई, वो भी फंस गया, न मैं उसका 10,000 रुपये कुछ कर रही हूं, न उसका 10,000 रुपये उसको किसी काम का आ रहा है। उस केस में नो एंट्री, उस केस में दे विल बी नो एंट्री। क्या बच्चों यहां तक बात समझ आ गई? तो याद रखना, मैंने पिछली क्लास में कहा था, अगर इफ देयर इज एनी टर्मिनेशन क्लॉज या कुछ भी ऐसा है जहां पर आपने प्री पेमेंट्स या एडवांस पेमेंट ले रखा है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि बाकी पेमेंट आप बाद में दोगे, पर एज अ कंपनी मैंने क्लियरली बोल दिया, अगर तुम पेमेंट नहीं दोगे तो हम ये पैसा रेवेन्यू में ले जाएंगे। उस केस में ये अमाउंट कहां चला जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट में, और कंपनी अपना पैसा बुक कर लेंगे। इज अ पॉइंट क्लियर? यस। चलो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आ जाओ। एन एंटिटी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एन एंटिटी एंटर्स इनटू द कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड वाटर प्यूरिफायर। अच्छा, एंटिटी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और क्या कहती है, हम आपको वाटर प्यूरिफायर देंगे एंड उसके साथ हम 3 साल का मेंटेनेंस सर्विस भी देंगे। वाटर प्यूरिफायर भी दे रहे हैं, 3 साल का मेंटेनेंस भी देंगे। कस्टमर कैन ऑल्सो परचेज वाटर प्यूरिफायर एंड मेंटेनेंस सर्विस फ्रॉम अनदर वेंडर। मतलब वो वाटर प्यूरिफायर मेरे से ले सकता है, मेंटेनेंस किसी और से ले सकता है, अलाउड है। स्टेट वेदर देयर इज वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन या मोर देन वन। जल्दी से बताओ, एक है या एक से ज्यादा? वेरी गुड बच्चों, यहां पर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज्यादा है। क्यों? वाटर प्यूरिफायर एक डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट है, डिस्टिंक्ट गुड है, और उसके साथ जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, आप मेरे से वाटर प्यूरिफायर लो या ना लो, हम ये मेंटेनेंस एंड सर्विस का काम जनरली भी बाहर वाले को भी देते हैं जिन्होंने ये वाटर प्यूरिफायर हमसे नहीं लिया। एंड हमने वाटर प्यूरिफायर लगता है एक एंटिटी से लिया हो, बट मैं मेंटेनेंस किसी और से ले सकती हूँ। तो सर्विस एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्यूरिफायर इज द सर्विसेज विच इज ओवर एंड अबव द वाटर प्यूरिफायर, नॉट इंटरलिंक विद वाटर प्यूरिफायर। ऐसा नहीं कि वाटर प्यूरिफायर खरीदेंगे तो वो है ही उसके साथ एसोसिएटेड, नहीं। नहीं भी खरीदोगे, अगर आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा बट आपको सर्विस नहीं चाहिए, आप छोड़ सकते हो। इसका मतलब इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। तो आंसर विल बी मोर देन वन। द आंसर विल बी मोर देन वन। इट इज अ सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यहां तक बच्चों बात समझ आ गई क्या? किसी को किसी तरीके के डाउट? चलो अगला, एक्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है, पहला स्टेप पूरा हो रहा है। विद द कस्टमर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग मेरा क्या है बेटा? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फॉर रुपीज 50 लाख। 50 लाख का पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। याद रखना, बिल्डिंग बनेगा बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज से, बट इट इज वन बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इकट्ठा एक गुड्स एंड सर्विसेज बोलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल लेबर का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग इज वन गुड्स। कितने के लिए? 50 lakhs। एज पर द सर्वे रिपोर्ट, कंपनी हैज कंप्लीटेड 30% ऑफ द वर्क। मतलब कितना आउटपुट अभी तक हमने दे दिया है? कितना आउटपुट मैंने अभी तक दे दिया है? 30% ऑफ द वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है फर्स्ट ईयर में, एंड 70% बाय द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। हमने 70% का काम कंप्लीट कर लिया सेकेंड ईयर में। कैलकुलेट कितना रेवेन्यू आपको फर्स्ट ईयर में बुक करना चाहिए, कितना रेवेन्यू आपको सेकेंड ईयर में। बट रेवेन्यू बुक करने से पहले मेरे बच्चों चेक करो, इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्ट? यस। आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। यस, इन दिस सिचुएशन बिल्डिंग इज द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। थर्ड, satisfy the performance obligation. Yes, performance obligation बनने लगा है, but not at a point of a time, over the period of time. Any चीज, anything which is spread over the period of time, या तो उसको टाइम बेसिस पे अपोर्शनमेंट कर दो, या फिर क्वेश्चन आपको बोलेगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो कितना काम आपका कंप्लीट हुआ है आउटपुट मेथड में देख लो। वो भी ना हेल्प करे तो कितना कॉस्ट अभी तक इनकर किया है उसका परसेंटेज देख के आप समझ जाओ इतना काम खत्म हुआ है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको आउटपुट मेथड के हिसाब से कितना काम आपने कंप्लीट कर लिया है वो परसेंटेज गिवन है। याद है मैंने आपको कहा था परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का पूरा होना चेक करो ऑन पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में कैसे एलोकेट करते हैं रेवेन्यू को, इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन आउटपुट मेथड, इनपुट मेथड। आउटपुट मेथड का मतलब कितना परसेंटेज काम हो गया, इनपुट मेथड का मतलब अभी तक कितना कॉस्ट आपने इनकर किया उसका परसेंटेज निकालना। चलो क्या क्वेश्चन नंबर 4, बेटा एक बार आप ये क्वेश्चन देखो, तब तक मैं प्रिंट ले आती हूँ एंड फटाफट इस क्वेश्चन को देखेंगे क्विकली एवरीवन। चलो 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 फटाफट बच्चों, read the question, everybody prepared with the question। चलो हम स्टार्ट करते, बहुत सिंपल है बेटा, इसमें सिर्फ रिटेंशन थोड़े से वर्ड्स अजीब और गरीब डाल दिए, है वही सारी चीज जो आपने बचपन से पढ़ा है, सिर्फ तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं क्या करूं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे साथ सॉल्व करेंगे, अच्छे से राइटिंग लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 हमने टेक्स्ट बुक में सॉल्व कर लिया है, अब लिख लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ईयर कितना काम कंप्लीट हो गया, 30%। सेकेंड ईयर में बताओ कितना काम कंप्लीट हो गया, 70%। बेटा ये 70% एक्यूमुलेटेड है, मतलब पुराने साल का 30% भी और एक्स्ट्रा 40% भी कंप्लीट हुआ है, तो इफेक्टिवली ये 70% टोटल वर्क कंप्लीटेड है, करेक्ट। अब मुझे बताओ रेवेन्यू कितना आएगा, 50 लाख मेरा टोटल प्राइस है, उसमें 30% अगर मैंने कंप्लीट कर लिया तो ये आ जाएगा 15 लाख। अगर मैं इस 50 लाख में 70% कंप्लीट कर देती हूं तो ये आएगा 35 लाख। बट बच्चों याद रखना ये 70% टोटल है, एज ऑन है, उसमें से ऑलरेडी कितना रेवेन्यू बुक्ड प्रीवियसली है, रेवेन्यू बुक्ड इन प्रीवियस ईयर। फर्स्ट ईयर का तो कोई प्रीवियस ईयर होता ही नहीं है। सेकेंड ईयर में बताओ कितना रेवेन्यू पहले बुक हो चुका, मैम 15 लाख पहले बुक हो चुका, तो बताओ ये कितना आएगा, 20 लाख। और बच्चों थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, फर्स्ट ईयर में आपने 30% बुक कर लिया तो इफेक्टिवली सेकेंड ईयर में 40% ही तो बचा बुक होना, और पूरे 50 लाख का 40% करो, 20 लाख ही तो आएगा, 20 लाख ही तो आएगा। तो बच्चों रेवेन्यू इन प्रीवियस ईयर, तो रेवेन्यू इन करंट ईयर कितना बुक करोगे, फर्स्ट ईयर में 15 लाख, सेकेंड ईयर में 20 लाख। कोई कंफ्यूजन, कॉपी कर लेंगे फटाफट। चलो डन, आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 पे, अगले क्वेश्चन पे। क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। एक्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, मैम कॉन्ट्रैक्ट का होना जरूरी है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, विद द कस्टमर टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, बिल्डिंग मतलब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट है, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 50 लाख। एज पर द सर्वे रिपोर्ट कंपनी कंप्लीटेड 30% ऑफ द वर्क बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 70% by the end of the second year। अच्छा ये कर लिया, सॉरी आई रेड द रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी बच्चों आई रेड द रॉन्ग क्वेश्चन। ऑन 1 जुलाई 24, इस बार हम साल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहे हैं। एक्स लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड सर्विसेज 60 लाख फॉर 5 years, कैलकुलेट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड टिल द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यहां पर टाइम बेसिस पे लोकेट करना पड़ेगा, यहां पर टाइम बेसिस पे लोकेट करना पड़ेगा, समझा क्या। तो अगर आपको परसेंटेज मिल जाए बहुत बढ़िया, नहीं मिले इनपुट डेटा मिल जाए तो इनपुट मेथड से निकाल लो कि अभी तक कितना खर्च किया डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंस इनटू 100, इससे आपको परसेंटेज मिल जाएगा। वो भी ना मिले तो टाइम बेसिस पे प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चा यहां पर डायग्राम बना लेंगे, 1 सेकेंड। चलो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ यहां पर टाइमलाइंस को मिड से दिया। आपका ईयर एंड मैं मान रही हूं 31 मार्च 25, 31 मार्च 26, 31 मार्च 27, 31 मार्च 28, भाई साहब 31 मार्च 29, ये मेरे 5 साल है। मैंने कब ये लिया है, 1 जुलाई 24, तो इफेक्टिवली इस साल कितने महीने आएंगे, इस साल आएंगे
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये मेरे आएंगे 9 मंथ्स। फिर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, तो आगे और कितने मंथ जाएगा मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट? 3 मंथ्स, बिकॉज ये टोटल 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आपसे मैं पूछूं फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना आएगा, टोटल रेवेन्यू कितना है? 60 लाख। 60 लाख कितने टाइम पीरियड का? 5 इंटू 12 कर दूं तो 60 मंथ्स, एज सिंपल एज इट इज, फॉर 9, 60 lakhs into 9 divided by 60, ये आएगा ₹9 लाख। तो फर्स्ट ईयर का रेवेन्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 9 लाख। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यस मैम। जल्दी से मुझे बताओ सेकेंड ईयर का, अप टू सेकेंड ईयर में 60 lakhs कितना टाइम चला गया? 12 मंथ्स प्लस 9 मंथ्स, टोटल 21 मंथ्स अपॉन 60। तो 1 साल 9 महीने तक आपका काम आएगा, 21 लाख का टोटल रेवेन्यू आएगा। उसमें से 9 लाख तो हमने पहले ही रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इफेक्टिवली कितना आएगा? 12 लाख। और अगर आप देखोगे 60 लाख 5 सालों का, तो डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हर साल का कितना? 12 लाख। तो जहां पर आपका टाइम पीरियड 12 महीने से कम है, वहां पर थोड़ा अमाउंट वैरी होगा। फर्स्ट ईयर का 12 लाख, सॉरी अगले 1 साल का 12 लाख, फिर अगले 1 साल का 12 लाख, फिर 12 लाख, फिर 12 लाख, और लास्ट का कितना आएगा? 3 लाख। तो whenever percentage is given, distribute as per percentage. If percentage is not given, input percentage निकाल लो। उससे भी ना काम चले तो टाइम बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कर लो, जैसा क्वेश्चन आपको बोलता है। किसी भी बच्चे को यहां कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है क्या? चलो, बाकी बातें अब मेरे को आपको बतानी पड़ेगी। यहां तक क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने वो सब कर लिया जिसके हमने कॉन्सेप्ट्स पिछली क्लास में पढ़े थे। अब जो मैंने अभी तक पढ़ाया, क्या क्या? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सैटिस्फाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। इसका मतलब अगर आप ये तीनों कंडीशन पूरी करते हो तो रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। हाँ, अग्रीड, रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। इसका मतलब रेवेन्यू की जर्नल एंट्री हो सकती है। कितने अमाउंट से जर्नल एंट्री होगी, ट्रांजैक्शन प्राइस, वो अभी भी मेरी तरफ से पढ़ाना बाकी है। तो मैं फिर से कह रही हूं बच्चों, अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? कब रेवेन्यू बुक हो सकता है, वो क्या है? आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, satisfy, आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, satisfy द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ये तीनों कंडीशन पूरी होते हैं, इनके अंदर के सब पॉइंट्स भी पूरे होते हैं, यू कैन आइडेंटिफाई योर रेवेन्यू, यू कैन बुक योर रेवेन्यू। बट कितने से, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन प्राइस। कितने वाला पार्ट अभी नहीं सिखा रही। क्या हम रेवेन्यू बुक कर सकते हैं अगर ये सारे कंडीशंस पूरे हो रहे तीनों? यस। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, पहले वो सीख लो ताकि आप जर्नल एंट्री में मास्टरी कर लो। तो पहले मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री सिखाऊंगी। जैसे ही जर्नल एंट्री हो जाएगी, उससे रिलेटेड सम्स एंड पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिविजिट करेंगे। एंड देन जब ये पार्ट आपका पूरा परफेक्ट हो जाएगा, तब हम मूव करेंगे ट्रांजैक्शन प्राइस वाले कॉन्सेप्ट पे, जहां पर बेसिकली आपका ज्यादा दिमाग चलाना है आपको। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलो, तो ये पार्ट मैंने जहां तक पढ़ा दिया था उससे तो मैं फॉर श्योर क्लियर हूं। अब मुझे बेसिकली आपको बताना है, आउटपुट इनपुट मेथड हो गया, अकाउंटिंग कैसे करते हैं। गाइस, एक्चुअली एक होता है सिंपल रेवेन्यू, मतलब जो बचपन से आप रेवेन्यू की एंट्री सीखे हो, 11 12 फर्स्ट ईयर, फाउंडेशन, इंटर, ये वो एंट्री है जो आपके जहन में बैठी हुई है, किसी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल रेवेन्यू है। बट आपके इस इंडेक्स में और भी टाइप की सेल्स रेवेन्यू हो सकती है। बस इस इंडेक्स में जर्नल एंट्री कवर की गई है 3 टाइप के रेवेन्यू के लिए। वन इज बेसिक रेवेन्यू, जहां किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा इज व्हेन द सेल इज ऑन रिटर्न बेसिस, कि पसंद नहीं आया वापस कर दो। जब मैं बात करती हूँ अमेजोन की, फ्लिपकार्ट की, गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड, मिंत्रा, नाइका और एवरीबडी इज शॉपिंग ओवर देयर, इन सब में क्या है, पसंद नहीं आया वापस कर दो। करेक्ट। एंड तीसरा, व्हेन योर सेल इज एसोसिएटेड विद वारंटी, when your sale is associated with warranty, करेक्ट। तो बेसिकली ये तीनों कैटेगरी को इंस्टीट्यूट ने ज्यादा टारगेट किया है, बिकॉज मेजरली आज के टाइम बिजनेस इसी टाइप के हो रहे हैं। एक तो नॉर्मल रेवेन्यू या रिटर्न बेसिस पे, या वारंटी के साथ एसोसिएटेड है। जैसे कि मैंने अपना ये मोबाइल फ्लिपकार्ट से लिया बट वारंटी में था, वारंटी है इसमें 1.5-2 साल की। मैंने ये अपना आईपैड फ्लिपकार्ट से लिया, वो सीजन सेल क्या होता है, वो धमाकेदार दिवाली सेल, वहां लिया था बच्चा, तो इसके साथ सेल, इसके साथ क्या अटैच था, वारंटी भी अटैच्ड है। तो बेसिकली
आज के टाइम जिस टाइप की सेल्स है, आपका इंडियस उसी टाइप के रेवेन्यू की जर्नल एंट्री आपको सिखा रहा है। तो आपका दिमाग बोल सकता है मैम और भी तो पॉसिबिलिटी है कुछ डिफरेंट हो जाए, हो सकती है, मैंने कहीं मना नहीं किया, बट जनरल जो ट्रेंड है अपन उसको कवर करें। इज अ पॉइंट क्लियर? एनीबडी हैज एनी डाउट? तो चलो अपने पेपर को 3 पार्ट में, मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं इसकी जर्नल एंट्री का उसकी जर्नल एंट्री से, बट सारी जर्नल एंट्रीज आपकी एक तरफ हो, मैं लिखवा के ले रही हूं ताकि एग्जाम से पहले आपको रिवीजन करना आसान रहेगा, डिफिकल्ट नहीं जाएगा मेरे बच्चों के लिए, इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामने के सामने आपके पास जर्नल एंट्रीज रहेगी। चलो क्विकली, जर्नल एंट्रीज। बेटा किसी का किसी से कोई लेना देना नहीं है, इसका फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट आप कहोगे सेम है, सेम होना चाहिए, कुछ भी लेना देना नहीं। और अभी से मैं जर्नल एंट्री लिखवा रही हूँ, इस जर्नल एंट्री को समझाना सम के थ्रू होगा बेटा, बिकॉज ये जर्नल एंट्री अगर मैं सिर्फ रीड कर दूंगा बोल दूं ये डेबिट होता है ये क्रेडिट होता है, ये गलत हो जाएगा आपके साथ। आई नो पूरा बचपन आपने वैसे ही पढ़ा है, सब कह देते थे बस ये डेबिट कर लो ये क्रेडिट कर लो। उसका रीजन अगर आपको मैं बता दूंगी तो मैं बहुत श्योर हूं कि आपके लिए ये चैप्टर ये इंडेक्स आसान होगा। पहले तो क्यों का सवाल का जवाब मैं दूंगी, क्यों ये खाता डेबिट होता है, क्यों ये खाता क्रेडिट होता है, एंड इस केस में ऐसा क्यों हुआ है। जब आपके सारे क्यों को मैं आंसर कर दूंगी ना बच्चा, तो ये आपके लिए बहुत आसान होता है। आई नो इट, बिकॉज मैं भी जब पढ़ती थी तो मुझे लगता था क्यों इसी खाते को क्यों डेबिट किया, उसको क्यों नहीं डेबिट किया। आई नो सेम चीज आपके दिमाग में चलती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप ये गड़बड़ करो और रटो एंट्री को और फिर एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाओ। इसलिए मैं आपके सारे क्यू का पहले आंसर दूंगी, उसको हम सीखेंगे, एंड देन आप आंख बंद करके सोचना कि आपके सारे क्यू का जवाब मिला क्या आपको। चले बच्चों? यस मैम। स्टार्ट करते हैं बच्चा, 3 पार्ट में हम इसको ब्रेक कर देंगे, केस 1 केस 2 केस 3, बट ऐसे कहीं बुक में नहीं लिखा है बेटा, ये मैंने किया है ताकि आपके लिए सारी जर्नल एंट्रीज एक तरफ रहे, रिवाइज करने को ईजी हो। देखो ना बेटा, जब मैंने आपको पढ़ाया मैंने पूरे इंडेक्स को पहले फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया कि भाई अगर आपको एग्जाम से पहले रिवाइज करना है, आई नो बुक पढ़ने का टाइम नहीं मिलने वाला, फॉर श्योर नहीं मिलने वाला है, तो ये आपको फटाफट देख के हेल्प कर देगा क्या है। उसके बाद मैंने हर केस को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया, मैंने एग्जाम्पल को चार्ट के नीचे इसलिए लिखा बिकॉज एग्जाम के समय यू डोंट नीड एग्जाम्पल्स, यू नीड चार्ट। चार्ट देख लेंगे काम खत्म हो जाता है, इसलिए मैंने चार्ट के साथ एग्जाम्पल को मिक्स नहीं किया, उसको मैंने नीचे सेग्रीगेट कर दिया कि स्टेप 1 का एग्जाम्पल सीखना है तो ये पढ़ लो, स्टेप 2 का, स्टेप 3 का। स्टेप 4 अभी पढ़ाया नहीं, सिर्फ उसको लिख के छोड़ा था, बट जब पढ़ाऊंगी तो और डिटेल में बात करेंगे। अब आ जाते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। देन नॉर्मल रेवेन्यू, करेक्ट। हेडिंग देंगे मेरे साथ, फटाफट हेडिंग देंगे मेरे साथ। व्हेन अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यू, नॉर्मल रेवेन्यू, राइट टू रिटर्न एंड वारंटी। इसमें भी 2 पार्ट है बच्चा। एक काम करती हूँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, इसको पतला कर देती हूँ, करेक्ट, और ये अलग से कर देती हूँ। एवरीबडी मेक द चार्ट विथ मी। जर्नल एंट्रीज, ये आपका एकदम सिंपल, जहां कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ये सेल ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस। आप वो इंटरव्यू वाली बातें छोड़ देना कि हमको मैम ये पढ़ाया गया था, इंटर विंटर की बातें मैं यहाँ नहीं करने वाली हूँ। आई नो बहुत सारे बच्चों को पता है कि उन्होंने ये, जिन्होंने भी सीए इंटर कर रखा है आप में से कोई भी, उन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है सीए फाउंडेशन में, आई नो इट। एंड आप में से किसी ने भी सीए फाउंडेशन अगर अटेम्प्ट किया तो आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा। इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस का क्या लॉजिक था, वही छोड़ के आओ बेटा, बिकॉज मुझे पता है ये जो इंडियस बोल रहा है वो सही और बरोबर बोल रहा है, एक्चुअल अकाउंटिंग यही बोल रहा है। व्हेन इट कम्स ऑन वारंटी, तो जब मैं आपकी नॉर्मल सेल की बात करती हूँ, नॉर्मल सेल, अगर आपने क्रेडिट में माल बेचा तो बताओ क्या एंट्री होगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ बड़ी बात नहीं बोल रही हूं, डेटर्स को इस इंडेक्स में और बेटर नाम से बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट। डेटर क्या होता है, असेट, और ये असेट क्यों क्रिएट हुआ, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द एंटिटी एंड द कस्टमर। तो इसका फैंसी नाम क्या बेटा, कॉन्ट्रैक्ट असेट। नहीं भी बोला तो चलेगा, बट एमसीक्यू में आ जाएगा तो आप गड़बड़ नहीं करना चाहिए, करेक्ट। अगर मैंने आपको माल बेचा और पूरा पैसा कैश में दे दिया, नो क्रेडिट नथिंग, मैं इमिडिएटली अपना रेवेन्यू बुक कर दूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सिंपल, क्या बड़ी बात बता रही मैं।
या फिर हो सकता है कि मैं आपसे फिलहाल से प्री पेमेंट एडवांस ले रही हूं, काम पूरा होने के बाद बैलेंस अमाउंट लूंगी। उस केस में अगर आप एडवांस लेते हो, अभी जस्ट ऊपर सिखाया था, काम नहीं हुआ है, सिर्फ एडवांस लिया है, तो ये एडवांस आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है। ये फ्यूचर में आपकी इनकम बनेगी या नहीं बनेगी डिपेंड करता है। इसलिए दिस इज योर डिपॉजिट लायबिलिटी। तो देखो, वही एंट्री मैंने यहाँ लिख के दी है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू अर्न अर्नड इनकम, या डिपॉजिट लायबिलिटी, या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जो बोलने का मन करे सब चलता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिपॉजिट लायबिलिटी, या आपको अर्न अर्नड इनकम करना है, याद है इनकम कमाया नहीं फिर भी मिल गया, मेरी लायबिलिटी होती है। अर्न अर्न इनकम, एडवांस इनकम, अनअक्रूड इनकम, कितने सारे नाम से हमने इंटर में पढ़ा है भाई, याद है क्या? अर्न एंड इनकम क्या होती है? मेरी लायबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसके नाम बड़े फैंसी है बेटा। अर्न अर्न इनकम कुछ नहीं, एडवांस इनकम है। एडवांस इनकम कुछ नहीं, वो इनकम जो आपने कमाया नहीं फिर भी आपको मिल गया, एंड ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट के कारण ये पैसा आया है, इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख दिया। क्या बड़ी बात की मैंने आपसे? सिंपल। तो ये वो टाइम की एंट्री है जब आपने बचपन में जर्नल एंट्रीज किया था। आप ये एडवांस की एंट्री पहले भी करते थे, इनकम अर्नड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मैंने इसको बस दोहराया है। क्लियर? अब आते हैं सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अभी सिर्फ इस एंट्री को लिख लेंगे मेरे साथ, इसके बारे में डिटेल में बातें सम्स में करेंगे। चलो, जब भी आप सेल करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट या डेटर अकाउंट टू सेल्स, एंड जो लायबिलिटी हो सकता है रिटर्न हो सकती है एक्सपेक्टेशन बेसिस पे, उसका नाम लिखेंगे रिटर्न लायबिलिटी। सिर्फ लिख लो, सिर्फ लिख लो। एंड सिंस जिस चीज के लिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो रिटर्न आ सकती है, बेसिकली वो आपका इन्वेंट्री है जो रखा हुआ किधर है? आपके कस्टमर के पास। इन्वेंट्री हमेशा किस प्राइस पे आता है? कॉस्ट प्राइस पे। करेक्ट? जिस दिन उसने कंफर्मेशन दे दिया, आप इस लायबिलिटी को कन्वर्ट कर देना सेल्स में। अदरवाइज इसका अगर उसने माल वापस कर दिया तो आप उसको पेमेंट रिटर्न कर देना। तो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं, आप सिर्फ लिखो एक जगह, कुछ मत ध्यान दो, ये मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है। पैसा आ गया तो बैंक में, नहीं आया तो डेटर्स टू सेल्स टू टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिख दूं क्या, ताकि एक ही नाम याद रहेगा आपको? या ठीक है, वो लायबिलिटी जो रिफंड हो सकती है, रिफंड लायबिलिटी। करेक्ट? करेक्ट बच्चों? एंड ये जो अमाउंट है रिफंड लायबिलिटी का, इसको इन्वेंट्री में शिफ्ट करना पड़ेगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। ये एंट्री होती है कॉस्ट प्राइस पे, बिकॉज इन्वेंट्री इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट और एनआरवी, विच एवर इज लेस। एंड लास्ट में, थर्ड में, या तो ये रिफंड लायबिलिटी विल गेट कन्वर्टेड टू सेल्स, और वी नीड टू रिफंड इट, विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। आप सिर्फ सारी जर्नल एंट्री को एक जगह लिख लो। आप सिर्फ सारी जर्नल एंट्री को एक जगह लिख लो। सम के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझा पाऊंगी। या तो आप इस लायबिलिटी को क्या कर दोगे? बंद। अगर आपने इस लायबिलिटी को बंद कर दिया, बहुत बहुत बढ़िया। और इस लायबिलिटी को बंद करके कैसे बंद करेंगे? या तो हम इसका माल क्या कर देंगे? बेच देंगे। या तो आप इसके माल को क्या करो? बेच दो। कंफर्मेशन आ गया कि मैं ये माल खरीद रहा हूं, इसका मतलब वो मेरी सेल्स हो गई। या फिर सामने वाले का कंफर्मेशन नहीं आया है और वो कह रहा है आप अपना माल लेके जाओ, ये बिक नहीं रहा है, तो मुझे इसका पैसा रिफंड देना पड़ेगा। यस? नो? क्लियर यहां तक? चलो, अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। अगर एश्योरेंस वारंटी है या सर्विस वारंटी, आप हेडिंग डाल लेना। अश्योरेंस वारंटी का मतलब है वारंटी एसोसिएटेड विद द गुड्स, मतलब वो हम सबको देते हैं। जैसे कि मैंने ये मोबाइल खरीदा, मुझे इसके साथ 1 साल की वारंटी मिल रही थी, अश्योरेंस है, ये इसके साथ था। बट मुझे डर था कि मेरा आईफोन खो जाएगा, मैंने और 2 साल की वारंटी ली जो कि बियॉन्ड था। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। एक काम करती हूँ, एश्योरेंस वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी ऐसे लिख देती हूँ ताकि इजी रहेगा। चलो, ऐसे कर देती हूँ।
इसको बोलेंगे एश्योरेंस वारंटी, मतलब एसोसिएटेड विद द गुड्स, और इसको क्या बोलेंगे बच्चा, एक्सटेंडेड वारंटी, एक्सटेंडेड वारंटी। एम आई क्लियर? एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर? नो। चलो बच्चों जर्नल एंट्री लिखेंगे क्विकली एवरीवन। आप सिर्फ लिख लो, मैं आपको बता दूंगी। वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, एंड मेक एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। तो मैं सिर्फ वारंटी एक्सपेंस की एंट्री कर रही हूं, बाकी मैं बाद में अपडेट करके दूंगी आपको। वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, और यहां पर सिमिलर एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। मतलब अगर मैं बेसिकली क्या बोलना चाह रही हूं, जो रेवेन्यू आपका अभी का है वो सेल्स में जाएगा, जो फ्यूचर में आपका रेवेन्यू बनेगा आज नहीं, उस केस में आपको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, फ्यूचर में। इज द पॉइंट क्लियर? फ्यूचर में वो आपकी इनकम बनेगा, फिलहाल नहीं। तो अगर वो पैसा आ भी गया तो फिलहाल वो आपकी इनकम नहीं है। अगर आपके पास पैसा आ गया तो ये आपकी इनकम नहीं है, जैसे जैसे टाइम पीरियड लैप्स होगा तब वो आपकी इनकम बनेगी। तो फिलहाल ये अमाउंट आपकी लायबिलिटी है। सिंपल बात अगर मैं बताऊं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कुछ नहीं होता, वो अमाउंट जो आपने कमा लिया, जो आपको मिल गया या जो आपको मिलना है, जो अभी तक आपने कमाया नहीं है। इट इज नथिंग बट एन एडवांस इनकम। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी पढ़ा है, एडवांस इनकम इज अ लायबिलिटी। वो कब सेट ऑफ होता है, जब उसका एक्चुअल समय आता है। तो यहां पर भी किसी भी केस में भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एज ऑफ नाउ इज लायबिलिटी। ये सेट ऑफ कब होगा, जब फ्यूचर में आपका एक्चुअल वो इनकम में कन्वर्ट होगा। इसको क्लोज कर देंगे। तो रटने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं बेसिकली सारी जर्नल एंट्रीज के आपको थ्रू क्या बताना चाहती हूँ, मैंने इंटेंशनली सबको एक साथ क्यों लिखा है वो मैं एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगी। जो पैसा आपको लग रहा है फ्यूचर का, आज आपको लग रहा है आज आपने उसको इनकम बुक कर लिया या आज आपको डेटर से मिलेगा, बट वो आपकी आज की कमाई नहीं है। तो बेसिकली आपने अपना असेट बुक किया है फॉर दैट अमाउंट जो अभी तक आपकी कमाई बनी नहीं है। तो प्री पेमेंट एडवांस इनकम अगर आपने बुक कर लिया है, उस एडवांस इनकम को हम कब एक्चुअल इनकम बनाएंगे, जब वो एक्चुअली मेरी इनकम बनती है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? किसी भी बच्चे को कोई डाउट? तो फटाफट यहां पर ये सारी जर्नल एंट्रीज लिख ली होगी। इस जर्नल एंट्रीज में कुछ अपडेट लगेगा तो मैं एग्जांपल्स करा दूंगी, उसके बाद तुम्हें क्या चाहिए उस बेसिस पे मैं इसको अपडेट कर दूंगी, ताकि एग्जाम से पहले ये चार्ट पढ़ लिया, डन, सॉर्टेड, आपको बाकी देखने की जरूरत नहीं है। चलो क्विकली फटाफट देखेंगे ताकि मैं सम्स निकाल लूं। फटाफट बच्चों की करेंगे ताकि मैं आपके लिए सम्स रेडी कर दूं। चलो डन। इसको और अपडेट कर लेंगे बेटा, डू नॉट वरी अबाउट इट। केस को समझेंगे तो चीजें और क्लैरिटी के साथ समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे बेटा, इसलिए मुझे ये अच्छा क्वेश्चन लगता है। ऑन 12th January, ठीक है, XYZ entered into a contract with Ram to sell 10 TV sets. मैं एज एन एंटिटी XYZ हूं। मैंने राम भैया से कहा, राम जी 10 टीवी सेट्स मेरे बेच दीजिए ना। उन्होंने कहा कितने पे? मैंने कहा 40,000 पर यूनिट। ओके, जिसमें मैं कमा कितना रही हूँ, 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब ये 40,000 पे मैंने बेचा, इसका मतलब 20% मैं कमा रही हूँ। डिटरमाइन द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय XYZ। 23-24 में XYZ को कितना रेवेन्यू बुक करना चाहिए? इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन सेल और रिटर्न। मतलब इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट समझो। आपने अमेजोन या फ्लिपकार्ट से खरीदा है 10 टीवी, करेक्ट? पर टीवी अमेजोन बेच रहा है 40,000 पे। आप कहोगे मैम इस 10 टीवी का क्या करूंगी? कुछ भी करूं, तुमको क्या लेना देना भाई। मैंने ये 10 टीवी खरीदा, ये 10 टीवी मैंने अमेजोन से खरीदा, अमेजोन ने मुझे 40,000 पर टीवी प्राइस दिया, और अमेजोन कह रहा है ठीक है आपको जो रखना है रख लीजिएगा, 7 दिन के अंदर वापस कर दीजिएगा, सेल और रिटर्न बेसिस। अब अमेजोन भैया आप देखो, आप मेरे को जनवरी में बेच रहे हो, ईयर एंड आ जाता है मार्च में। द टीवी सेट्स कैन बी रिटर्न बाय राम अनकंडीशनली विद इन 3 months। इसका मतलब मेरी रिटर्न पॉलिसी 7 दिन की नहीं है। इस क्वेश्चन में मैंने 3 मंथ किया,
इतनी लंबा रिटर्न पॉलिसी होता नहीं है, बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए तो करना पड़ेगा। तो जैन में बेचा, वो भी 12 जैन, 12 जैन से 12 फेब, 12 फेब से 12 मार्च। इसका मतलब 2.5 महीने इस साल खत्म हो रहे हैं, अगले 15 दिन तो मेरे नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं। एंड एनटीटी अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से एनटीटी को पता है कि अमेजोन को पता है 30% रिटर्न तो नॉर्मल है, मतलब वो एक्सपेक्ट करता है, इतना उनका एस्टिमेशन है। मैम क्या ये एस्टिमेशन सही है? बेटा इसकी तो गारंटी नहीं है, इसलिए तो उसको एस्टिमेशन बोल रही हूँ। फिर मैं काय को इसको एस्टिमेशन बोलूंगी? दिस इज द रीजन आई एम टेलिंग इट एस्टिमेशन, बिकॉज अगर ये रियली उसको पता ही होता तो फिर तो ये झंझट ही नहीं था ना। फिर तो जितनी टीवी उसको लग रही है बिकेगी एग्जैक्टली, अगर वो श्योर है तो चुपचाप उतने का रेवेन्यू बुक कर लेगा। बाकी तो उसको पता ही है ना वापस आएगा। झगड़ा तो वहां है ना जहां आपने टीवी बेचा, लग रहा है ज्यादा, कितना वापस आएगा नहीं आएगा यू डू नॉट नो, यू नॉट श्योर। इसका मतलब यू आर वर्किंग ऑन एस्टिमेशन, यू आर वर्किंग ऑन 20-30, किधर जाए पता नहीं। तो ये 30% हमेशा आपके फेवर में होगा नहीं पता, हो सकता है आपका एस्टिमेट 30 रहा बट वापस कम आया हो, एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। तो आपका एस्टिमेशन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, बट वी हैव टू रिलाई ऑन द एस्टिमेशन, वी हैव नो अदर चॉइस। करेक्ट। मेक जर्नल एंट्रीज इफ ऑन 12 अप्रैल राम रिटर्न, इसका मतलब 2 साल की बुक्स चाहिए, 23-24 की भी चाहिए, 24-25 की भी चाहिए, बिकॉज मेरा 12 अप्रैल 24-25 वाले साल में चला गया, जहां पर राम ने 2 सेट ही वापस किए। 10 में हमको 30%, हमको लगा था 3 वापस आएंगे, वापस 2 ही आया, एंड उसने बाकी के लिए अप्रूवल दे दिया। तो आपको मेरा क्वेश्चन समझा क्या? दिस इज नथिंग बट सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जहां पर जब बेचा उस साल का अकाउंटिंग ईयर अलग जा रहा है, वापस आने तक का टाइम आई एम शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ये याद रखो। दूसरी बात, इट इज ऑन एस्टिमेट बेसिस। एस्टिमेट आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हो गया बहुत बढ़िया, गलत हो गया रिवर्स करनी पड़ेगी आपको एंट्री, यू हैव नो चॉइस। अगर आपने ज्यादा रेवेन्यू बुक कर दिया तो रिवर्स कर दो, कम कर दिया तो डाल दो, ये आपको करना पड़ेगा, यू हैव नो चॉइस। सिर्फ एस्टिमेटेड अमाउंट पे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। क्या सारे बच्चे स्टार्ट करें? अब गिवन क्वेश्चन के एक एक डेटा को पहले मैं अपने नोटबुक में यहां लिख लेती हूँ, और देखो मैं इसी तरीके से काम करूंगी। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, डेटर कितने से आएगा, सेल्स कितने से आएगा, मेरी रिफंड लायबिलिटी कितने से आएगी। फिर पहले साल के एंड में वो मेरा इन्वेंट्री बन जाएगा, बिकॉज हम सेल्स कम का बना रहे हैं, ये सब मैं बताऊंगी, और फिर मैं ऊपर से आपको क्रॉस वेरीफाई करवा दूंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6 मेरे साथ स्टार्ट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एवरीबडी गुड टू गो? गाइस 1 सेकेंड बेटा। चलो इसको 2 साल में स्प्लिट करती हूँ। 31st March 2024, 31st March 2025, it starts from 1st April 23। जल्दी से देखेंगे बेचा कब है भाई, फटाफट देख लेंगे बेचा कब है, बेचा कब है, बेचा तो कब है ये देखो। हमने बेचा सबसे एंड में है, आई थिंक 12 जैन को बेचा। मैं आपको क्वेश्चन याद नहीं होता? ऐसे कैसे याद होता है, कैसी कैसी बातें करते हैं भाई, कैसी कैसी बातें करते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल? चलो 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 चलो, आगे 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 आगे, शांति 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 शांति। मैंने 12 जैन 24 को बेचा, कितने? सेलिंग प्राइस मेरा 40,000 पर यूनिट है। अगर इसमें मेरा 20% का प्रॉफिट है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरा कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, तो सीधा सीधा 40,000 में अगर मैं 20% माइनस कर दूं तो 32,000। आप कहोगे मैम आपने काय को निकाला है इधर कॉस्ट प्राइस? अरे टेंशन मत लो, आपको परसेंटेज दिया तो कुछ तो लॉजिक होगा ना। ठीक है, फिर हमारा 3 महीने का है, 1 ये कुछ, और यहाँ पर कुछ दिन जा रहे हैं, बेसिकली 11 अप्रैल 24 तक हमें करना है। मेरा एस्टिमेट जनरली क्या चलता है, एस्टिमेट हमारा 30% है, तो 30% के हिसाब से आपका 3 यूनिट वापस आना चाहिए था, बट रियलिटी में 2 यूनिट्स वापस आए। बस पूरा क्वेश्चन मैंने डायग्राम में प्लॉट कर दिया, कुछ नहीं भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देखेंगे, आया वो तारीख 12 जनवरी 2024 को, मैंने 10 यूनिट बेचा। ठीक है, बेचते वक्त तो मुझे ये लगा कि मेरा 7 तो फॉर श्योर इनकम है,
बिकॉज 30% का एस्टिमेशन है कि वो वापस आएगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, टू सेल्स, कैन आई राइट 7 into 40,000, ये मेरा सेल्स इनकम है जो मैं बहुत श्योर हूं कि इतना तो मेरा इनकम बनेगा। ये कैसे पता चला आपको? सेल्स इज बुक्ड एट सेलिंग प्राइस ऑन द क्वांटिटी आई एम एक्सपेक्टिंग कि फॉर श्योर मेरी सेल है, मेरे को लॉस 30% का रिटर्न लग रहा है, इसका मतलब 70% तो फॉर श्योर बिकेगा। तो फॉर श्योर जो रेवेन्यू है एट द पॉइंट ऑफ सेल बुक हो जाता है। 12 तारीख को बेचा, टीवी बेचा, ओवर द पीरियड जरूरत ही नहीं है ना, बिकॉज टीवी एट द पॉइंट है, 7 टीवी एट द पॉइंट ऑफ टाइम ही सेल है, उसका रेवेन्यू एट द पॉइंट ऑफ टाइम 12 तारीख को बुक कर लो। 3 टीवी पे प्रॉब्लम है, या तो वो कंफर्म इस साल पता चलेगा या अगले साल पता चलेगा, 3 महीने का मेरा रिटर्न टाइम है। तो बाकी जो 3 टीवी है फिलहाल ये मेरी इनकम नहीं है, फिलहाल ये मेरा रेवेन्यू नहीं है, ये मेरा क्या है? दिस इज माई कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? रिफंड लायबिलिटी। इसका नाम यही है बेटा, आपको यही यूज करना पड़ेगा। मेरा एस्टिमेट कितने टीवी पे है? 3। इस टीवी पे कितना? 40,000। तो बताओ रिफंड लायबिलिटी मतलब वो अमाउंट जो मुझे फ्यूचर में रिफंड करना पड़ सकता है, तो इट इज अ रिफंड लायबिलिटी। और हो सकता है ये मेरी इनकम में कन्वर्ट हो जाए, बट फिलहाल ये वो अमाउंट है जो मेरा प्री पेमेंट है, अनअर्नड है, मैंने इस पे अभी कुछ नहीं बुक करना चाहिए। तो बताओ मेरा डेटर्स कितने से आएगा? 40,000 का 10 के हिसाब से 4 लाख। एंट्री देखो ऊपर, डेटर्स से हमें 4 लाख रुपए लेने हैं, जो मेरी एक्चुअल रेवेन्यू के नाम का है 2,80,000, और जो रिफंड लायबिलिटी मतलब फिलहाल मैं इसको बुक कर रही हूं, बट हो सकता है मुझे ये रिफंड देना पड़ जाए अगर मेरे एस्टिमेट सही निकले। अगर आपने 3 के 3 टीवी मुझे वापस कर दिया तो मैं आपकी एंट्री रिवर्स कर दूंगी। क्या बात समझ आ गई क्या? अब सिंस ये 3 टीवी वो है जो कहां पड़ा है? कस्टमर के पास, नॉट एज हिज स्टॉक, इट इज योर स्टॉक विद द कस्टमर। कैसे पता चला आपको? समझा क्या? अगर ये आपका स्टॉक नहीं होता, उसका स्टॉक होता तो सेल्स बुक करते। टोटल 10 टीवी भेजा बेचा, 7 आप कह रहे हो बिक गया, इसका मतलब वो 7 अब उसका स्टॉक है, 3 जो नहीं बिका, कह रहे से ये मेरा स्टॉक है जो कस्टमर के पास रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है ईयर एंड पे, जिसको बोलते हैं इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। याद रखो कंपनीज पीएनएल बनाती है, ट्रेडिंग नहीं बनाती है, इसलिए यहां पर ट्रेडिंग मत लिखना। इन्वेंट्री इज ऑलवेज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस। तो बताओ कितना आएगा? 3 into 32,000, 3 into 32,000, ये आ जाएगा बेटा 96,000। और इस सेल्स को ईयर एंड में कहां से बुक कर देंगे बेटा? पीएनएल से, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 2,80,000, 2,80,000। कहना इसे पहले साल का काम तमाम। अब आ जाते हैं 24-25 वाले साल पे, सेकेंड ईयर में। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर में मेरे 24-25 वाले साल में, वहां से फोन आ गया कि भाई हमको इतना स्टॉक आपका जम गया है, उन्होंने मेरे को फोन कर दिया कि हमने आपको 2 रिटर्न करने हैं, बाकी आपका एक हमने एक्स्ट्रा रख लिया, जल्दी से बताएंगे क्या एंट्री होगी। अब ध्यान से देखो, टोटल कितने टीवी आपने सोचा था वापस आएगा? 3, बट एक्चुअली वापस कितना आया? 2। कहना से 1 टीवी आपका एक्चुअल रेवेन्यू बना। हाँ, 1 टीवी आपका एक्चुअल रेवेन्यू बना। तो देखो क्या एंट्री होगी, जल्दी से देखेंगे। रिफंड लायबिलिटी, 3 टीवी की आपने कितनी क्रिएट की थी? 1,20,000, 1,20,000। उसमें से कितनी टीवी फॉर श्योर रेवेन्यू में कन्वर्ट हो गई? फॉर श्योर सेल्स में कन्वर्ट हुई 1 टीवी, 1 टीवी का है 40,000। बाकी जो 2 टीवी के नाम से हमने डेटर बुक कर दिया था, डेटर बोले तो राम को बुक कर लिया था, अब ये वापस इसको रिवर्स करना पड़ेगा टू राम इस क्वेश्चन में। तो बताओ ये कितना आएगा? 80,000। देखो यही तो मैंने यहां सिखाया है। रिफंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू बैंक। अगर आपने उधार ले रखा है, मतलब आपने पैसा लिया नहीं था, तो डेटर को रिवर्स कर देना, दो जो भी सिचुएशन है।
एम आई क्लियर? तो गाइज याद रखना, व्हेन देयर इज अ रिफंड लायबिलिटी की सिचुएशन या सेल ऑन अप्रूवल या रिटर्न बेसिस, आपने जितनी सेल की वो सेल को बुक करो, उसके अगेंस्ट का जो एस्टिमेट है आपको लग रहा है कि वो रिटर्न आ सकता है, उस एस्टिमेट से अपनी रिफंड लायबिलिटी कर लो और ईयर एंड पे उस क्वांटिटी से अपनी इन्वेंट्री को ले लो, बिकॉज फिलहाल वो आप ही का स्टॉक कस्टमर के पास रखा है। अगले साल जब टाइम खत्म होने को आ गया होगा, रिटर्न पीरियड खत्म होने को आ गया होगा, तब आप सोचो क्या जितना आपने सोचा था उतना ही रिटर्न आया है? तो एग्जैक्टली ओरिजिनल एंट्री को रिवर्स कर दो, रिफंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक या रिफंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। बट अगर उनमें से जो आपने सोचा उससे कम वापस आया, एक्स्ट्रा बिक गया, तो जो रेवेन्यू आपने कम बुक किया था उस रेवेन्यू को बुक कर लो। यहां पर एक टीवी का रेवेन्यू बुक कर लो और 2 टीवी को एडजस्ट कर लो। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब ईयर एंड इसका जो भी आएगा उसमें सेल्स को बुक कर देना पीएनएल से, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल 40,000। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो आप कहोगे मैम ये इन्वेंट्री, बेटा ये इन्वेंट्री लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का क्लोजिंग स्टॉक होगा, नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग स्टॉक बन के पीएनएल में आपका आ चुका होगा, तो इन सब पे आप टेंशन मत लो, मेजर फोकस जो करना है वो यहां देखो। तो फटाफट देखो क्या ये जर्नल एंट्री याद हो गई क्या? तो जब भी आप किसी को फ्लिपकार्ट अमेजॉन जैसा एग्जाम्पल होगा जहां पर आपको सेल ऑन रिटर्न या अप्रूवल बेसिस होगी बेटा, तो जैसे आप उसको बेचो टेंशन मत लो, आप अपना डेटा टोटल क्वांटिटी से बुक कर लो, रेवेन्यू उतने से ही बुक करो जितने के लिए आपको श्योर हो, जितने के लिए आप श्योर नहीं हो उतने का रिफंड लायबिलिटी बनाओ, जितने क्वांटिटी का रिफंड लायबिलिटी है उतने की इन्वेंट्री। ये याद रखना इंटरलिंक्ड है, बट ये होता है सेलिंग प्राइस पे और इन्वेंट्री बुक होता है कॉस्ट प्राइस पे, बट क्वांटिटी दोनों की क्या होती है? सेम। एंड देन अगले साल इस रिफंड लायबिलिटी को सेल में ट्रांसफर करना है या बैंक से रिफंड करना है या डेटा को क्लोज करना है, वो आप चेक कर लेना। ये डिपेंड करेगा नेक्स्ट ईयर आप किस सिचुएशन में हो। बच्चे यहां तक बात समझ आ गई? कोई कंफ्यूजन? मैंने कहा था जब मैं आपको एक एग्जाम्पल से जर्नल एंट्री सिखाऊंगी तो समझ आएगा। बेटा पहले केस वाली जर्नल एंट्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बचपन से करते आए हो। सबसे ज्यादा जो एग्जाम में आता है वो सेल ऑन रिटर्न बेसिस वाला आता है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, तो मैं फिर से आपको रिवाइज करा रही हूँ। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स एंड टू रिफंड लायबिलिटी, इसको इन्वेंट्री में शिफ्ट कर दो, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, सेल्स को पीएनएल से क्लोज कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। बट चेक कर लेना ये रिफंड लायबिलिटी सेल्स में शिफ्ट करना है या ओरिजिनल डेटा को क्लोज करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर लेना। यहां तक कोई कंफ्यूजन? आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बनेगा क्या? नहीं, अब ये वारंटी का आ गया बेटा, वारंटी और प्राइसिंग की बात आ गई। चलो मैं एक क्वेश्चन करती हूँ, वारंटी उसमें पूछो। याद रखना इस कॉन्सेप्ट में आपका सेल एंड रिटर्न कवर होता है बच्चा, और इससे मैं आपका वारंटी वाला पार्ट कवर कर दूंगी। तो मैं जर्नल एंट्री सिखाने के लिए आपके लिए एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ, जिससे आपके जर्नल एंट्रीज एंड एग्जाम्पल्स दोनों अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। चलिए, वारंटी की जर्नल एंट्री देख के समझ आ रही है क्या? कुछ भी नहीं समझता है बेटा। याद रखना वारंटी इज डिफरेंट थिंग, सेल ऑन रिटर्न बेसिस इज डिफरेंट थिंग। सेल ऑन रिटर्न बेसिस का मतलब है आप आइटम लेके जाओ, नहीं पसंद आया वापस कर देना। वारंटी का मतलब है आप आइटम लेके जाओ, अगर आपका वो आइटम खराब हुआ तो हम आपको वारंटी दे रहे हैं कि हम इसको ले लेंगे। एक होता है वारंटी अटैच विद द प्रोडक्ट, दैट इज अश्योरेंस वारंटी, और एक होता है वारंटी जो प्रोडक्ट के साथ अटैच है उसके अलावा एक्स्ट्रा वारंटी लेना, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड वारंटी। इसको भी समझने के लिए क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको वारंटी वाला पॉइंट भी समझ आ जाएगा। बस बेटा टेंशन मत लो, वारंटी होते ही खत्म कहानी। फिर हम मूव कर जाएंगे अगले कॉन्सेप्ट पे जो बात करता है ट्रांजैक्शन प्राइस पे। अगला 1-1.5 घंटा उसके बाद वी विल बी ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस कंप्लीट होते ही ट्रस्ट मी मेजर आपका पॉइंट, आपका सिलेबस, सॉरी आपका ये पर्टिकुलर इंडियस 115 कंप्लीट हो जाएगा। चलो आ जाते हैं इस पार्ट पे, वारंटी। क्वेश्चन को रीड कर लेती हूँ, जो जो बातें पहले हम रीड कर लेते हैं फिर हम इसको अपने तरीके से करेंगे। ऑन 1 जुलाई टाटा लिमिटेड सोल्ड इट्स कार। टाटा लिमिटेड एंटिटी है, कार एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, कस्टमर है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट है। 9 लाख का विथ 1 ईयर अश्योरेंस वारंटी, मतलब 1 साल की वारंटी उसके साथ अटैच्ड है।
एंड 2 years ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, 1 year की एश्योरेंस, 2 years की एक्सटेंडेड। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार खरीदने जाते विथ 1 year एश्योरेंस एंड 2 years वारंटी इज 8 लाख एंड 2 लाख। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कार खरीदते एश्योरेंस वारंटी के साथ तो ये पड़ता 8 लाख का, और अगर आप कार नहीं खरीदते सिर्फ 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी लेते तो ये इंडिविजुअली पड़ता 2 लाख का। इसका मतलब कार विथ assurance warranty is one performance obligation and extended warranty is another performance obligation. अकेले अकेले भी बिकता है, साथ में भी बिकता है। Make journal entries for year 1, 2, 3 assuming that during first year assurance warranty period हमारा एक्चुअल वारंटी का खर्चा आया 24,000 और हमारा एस्टिमेटेड है कि 10,000 और खर्च हो सकता है। During the third year, second year, there is no expenses and pass the necessary journal entries. तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से मैं आपको एश्योरेंस वारंटी का भी कॉन्सेप्ट करा रही हूँ एंड उसके अलावा एक्सटेंडेड वारंटी का भी कॉन्सेप्ट करा रही हूँ। बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक छोटा सा प्राइसिंग वाला पार्ट आ गया जो इफेक्टिवली मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। मैंने अभी तक ट्रांजैक्शन प्राइस को कैसे स्प्लिट करते हैं पढ़ाया नहीं है। तो जो भी प्राइसेस को मैं स्प्लिट करूंगी जर्नल एंट्री करने के लिए, आप सिर्फ टेम्पररी उसको कॉपी कर लेना। जब हम डिटेल में ट्रांजैक्शन प्राइस पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कैसे प्राइसेस को स्प्लिट किया जाता है। कुछ नहीं, ये हमने पिछली बार भी मैंने अपने थ्योरी में बोला था, जब भी आपको ट्रांजैक्शन प्राइस एज अ होल यूनिट है आपको उसको स्टैंड अलोन के बेसिस में प्रोपोर्शन करना पड़ता है। इसको फॉर्मूले की तरीके से मत देखो, सिर्फ नॉर्मल सोचो ये प्राइस इतने कॉम्बिनेशन में तो ये वाला प्राइस कितना बनता है, दैट्स इट। प्रोपोर्शनेट कर रहे हैं जो हमने बचपन में मैथ्स में स्कूल में पढ़ा है, बट अगर नहीं आता तो फॉर्मूले पे भी स्टिक कर जाएंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। चलो 2 मिनट का टाइम देती हूँ, रीड कर लो बेटा, 2 मिनट का टाइम देती हूँ, रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 करते ही बेटा हम शिफ्ट हो जाएंगे आपके ट्रांजैक्शन प्राइस के कॉन्सेप्ट में, इसलिए मैं चाहती हूँ आप इसको प्लीज एक बार देख ले फटाफट। चलो कॉपीड, सीन द क्वेश्चन, गॉन थ्रू ऑल द जर्नल एंट्रीज, मतलब ऑल द टॉपिक जो भी डेट्स है। चलो इसको डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे ताकि ऊपर लिखी जर्नल एंट्री में उस टेबल में कोई रिफाइनमेंट लगेगा तो हम उसको रिफाइन भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। चलो आ जाते हैं भैया ऑन 1 जुलाई 24, इसका मतलब मेरा स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 24 से, एंड हो रहा है 31 मार्च 25, 31 मार्च 26, 31 मार्च 27। करेक्ट, आ जाओ। On 1st July 24, Tata Limited sold its car to a customer for 9 lakh with 1 year assurance warranty. इसका मतलब 1 साल तक, मतलब 30 जून 25 तक, यहां तक मेरा 1 साल तक अश्योरेंस वारंटी चलता है, मतलब एसोसिएटेड विद द कार, एंड 2 years ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। यहां से अगला 2 साल, 1 साल और आगे, मतलब बेसिकली 2 years मेरा एक्सटेंडेड वारंटी है। स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस विथ 1 year एश्योरेंस वारंटी, अगर मैंने ये 2 years की वारंटी नहीं ली होती तो मुझे ये कार प्लस 1 year जो एसोसिएटेड एश्योरेंस वारंटी है, मुझे ये कार पड़ता 8 लाख का स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन का मतलब है बिना किसी कॉम्बिनेशन के। बेटा जब भी कोई चीज इकट्ठा 2-3 साथ में लेते तो सस्ती पड़ती है ना, तो वो ये बोल रहा है कि सिंस आपने ये दोनों साथ में लिया तो आपको 9 लाख पड़ा, अलग अलग लेते तो मेरी स्टैंड अलोन प्राइस कितनी है, 2 years एक्सटेंडेड वारंटी की। बच्चों कितना है, 2 years एक्सटेंडेड वारंटी की कितना है बेटा, 2 लाख। बट सिंस आपने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, हमने आपको ये दे कितने में दिया, 9 लाख। करेक्ट, दोनों लिया साथ में तो 9 लाख में दे दिया, नहीं लेते साथ में तो नहीं देते भाई, 9 लाख में बिल्कुल नहीं देते, अलग अलग 8 लाख और 2 लाख पड़ता है। तो बेसिकली अगर आप एक्चुअल इसका कॉम्बिनेशन प्राइस देखोगे तो 10 लाख है और हमें पड़ रहा है 9 लाख। तो बेटा अब एक बात सुनो ना, ये जो 9 लाख है इसमें कार विथ एश्योरेंस वारंटी का भी अमाउंट है प्लस 2 years वारंटी का भी अमाउंट है। अगर मैं ऐसे ही पूछूं कि भाई इस 9 लाख में, इस 9 लाख में सिर्फ मुझे कार की वैल्यू बताओ, आप बता सकते हो?
नहीं बता सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते हो मैम इस 9 लाख में ना 8 लाख कार की वैल्यू मान लो, 1 लाख 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी। नहीं, ये गलत है। आपने कार और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जब दोनों में साथ में ली तो प्राइस 9 पड़ा। ऐसा नहीं है कि कार 8 लाख का है और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी सीधा सीधा 2 लाख की 1 लाख में मिली है ना बच्चा। आपको कार विद 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी जब तुमने ली तो 9 लाख की पड़ी। बट इस 9 लाख में अगर हमसे कोई पूछे कि मैम कार कितने का और कोई आपसे पूछे एक्सटेंडेड वारंटी कितने का, तो भाई कंफ्यूजन है या नहीं है या नहीं है बेटा। एक्सटेंडेड वारंटी को मैं अच्छे से लिख देती हूँ, तो भाई साहब तुम क्या लिख दोगे घर पे पता ही नहीं। इसी को बोलते हैं एलोकेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, जिसका फॉर्मूला देखो अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं इस 9 लाख में तुमसे प्राइसिंग मांगू कार की, तो बेटा अगर मैं सीधा बोलूं 8 लाख कार की कॉस्ट है इस 10 लाख में, 2 लाख एक्सटेंडेड वारंटी की कॉस्ट है 10 लाख। अगर कॉम्बिनेशन बनता है तब 10 लाख कॉम्बिनेशन। तो बताओ 9 लाख में क्या। बेसिकली मैं इस 9 लाख को 8:2 के बेसिस में स्प्लिट कर रही हूं, ओरिजिनल स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे कंबाइंड प्राइस को प्रोपोर्शनेट कर रही हूँ। दैट्स इट। इसी को ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अलोकेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। क्या बातें करता है इंस्टीट्यूट, मुझे समझ नहीं आता बेटा। सीधी सी बात सीधी समझा दे तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 9 लाख, तो ये मेरी कार की प्राइस बनेगी 7,20,000। अगर मैं इसकी बात करूँ 2 लाख इंटू 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, तो ये बनेगा 1,80,000। अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैंने कुछ नहीं किया, बेसिकली स्प्लिट कर दिया 9 लाख को, ताकि अगर इस 9 लाख में मुझे एंट्री करनी है तो मुझे स्प्लिट पता होना चाहिए ना। और रीजन भी है मैंने क्यों स्प्लिट किया। वेरी गुड। कार एट द पॉइंट ऑफ सेल रेवेन्यू बुक होगा, बट ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है ये 2 साल में इसका रेवेन्यू बुक होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब आपको समझा ये 9 लाख क्यों स्प्लिट करना पड़ा। अगर पूरा का पूरा 9 लाख अब भी मेरा रेवेन्यू होता तो मैं स्प्लिट नहीं करती। इस 9 लाख में जो कार का अमाउंट है वो तो अब भी मेरा रेवेन्यू है, और ये जो 1,20,000 मेरे को आया है ये मेरी अभी की रेवेन्यू नहीं है। ये तो मैं जैसे जैसे टाइम खत्म होगा एक्सटेंडेड वारंटी की सर्विस जो मैं देने वाली हूं उससे एडजस्ट होगा। इसका मतलब ये वाली जो सेल बुक होगी, ये वाला परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एट द पॉइंट है, और ये जो एक्सटेंडेड वारंटी का पेमेंट मिला है ये ओवर द पीरियड है। अब आपको बात समझ आ गई क्या। जैसे आप करते थे वही चीज मैं यहां कर रही हूं। क्या ये बात यहां तक समझ आ गई क्या। लोग इसको फॉर्मूला के थ्रू समझाते हैं बेटा, मैंने ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है एग्जाम में इतने फॉर्मूला रिटेन नहीं होते। कहने को मैं अभी सिखा दूंगी, आप समझ भी जाओगे, ईजी भी पड़ेगा, बट एग्जाम में आई एम फॉर श्योर तुम्हें कुछ याद नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो एग्जाम में रिटेन करना तो रिमेंबर टू यूज सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड थिंक व्हाट व्हाई वी आर डूइंग दिस। व्हाई का आंसर मिल जाएगा तो एग्जाम में कुछ भी अटेम्प्ट कर लोगे। चले चलो मैम अपना सिर्फ पढ़ाते ही पढ़ाते हो। मैं गाइस सीएफआर जैसा सब्जेक्ट देखा है क्या तुम्हारा, कैसा है। अगर आपको एक्चुअली जानना है स्नेहा मैम कैसी है पढ़ाने के अलावा भी, तो उसके लिए तो आपको मिलना पड़ेगा। बट फिलहाल अगर सिर्फ सीएफआर में फोकस करना है तो आपको सिर्फ पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा देयर इज नो चॉइस विद द सब्जेक्ट सीएफआर। चलो सबसे पहले आया मेरा कौन सा डेट, 1 जुलाई 24। हमने कार बेचा कस्टमर को, कस्टमर मुझे 9 लाख रुपए दे के जा रहा है। जनरली हम उधार नहीं बेचते कार वार को, करेक्ट, ऐसा उधार। और मेरा बताओ सेल्स कितने का एट द पॉइंट, सेल्स एट द पॉइंट तो मेरा 7,20,000 है, और ये जो 1,80,000 मुझे मिला है ये अभी की इनकम नहीं है, बट पैसा एडवांस में मिल गया। कहना इसे अर्नड इनकम, अर्नड इनकम मेरी अभी नहीं है, ओवर द पीरियड जब एक्चुअल इनकम होगी तब सेट ऑफ होना चाहिए। तो फिलहाल इसको कहना इसे एडवांस इनकम। एडवांस इनकम कुछ नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी होती है। इसको कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी लिखना है वो लिख दो, एडवांस इनकम लिखना है वो लिख दो, अर्नड इनकम लिखना है वो लिख दो, मर्जी तुम्हारी। अर्नड इनकम। आप इसको बेटा रिफंड लायबिलिटी मत बोलो बेटा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें यहां पर मोटो रिफंड नहीं है। जो ऊपर था ना हमें पता था रिफंड हो सकता है, ऊपर रिफंड लिखना लॉजिकल है, बिकॉज ऊपर हमारा रिटर्न बेसिस है ही, बिजनेस में पॉलिसी है रिटर्न की। अगर हमें लगता भी है कि 30% रिटर्न होता है, वहां पर रिफंड लायबिलिटी।
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने का बेटा? 1,80,000। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? 2024-25 में हमारे कुछ खर्चे हुए हैं, बताओ क्या हुआ है? क्वेश्चन कह रहा है वारंटी एक्सपेंस एक्चुअली इनकर हुआ। कोई बात नहीं, जैसे नॉर्मल खर्चों की एंट्री करते हो, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 24,000, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 24,000, मेरा एक्चुअल खर्चा। और जो खर्चा हुआ नहीं, एक्सपेक्टेड है, वो 10,000 का है। बताओ क्या एंट्री होगी? खर्चा बुक कर दो, एक्सपेक्टेड है तो इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर वारंटी। कितना बच्चा? 10,000। क्या बच्चों बात समझ आ गई? प्रोविजन फॉर वारंटी। क्या बच्चों बात समझ आ गई? एनीबडी हैज एनी डाउट? बस ईयर एंड आ जाएगा। ईयर एंड सारे नॉमिनल अकाउंट बंद करो, सेल्स बंद करो, खर्चा बंद करो। सेल्स कहाँ से बंद होगा? पीएनएल से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, मेरी इनकम। और ये वारंटी एक्सपेंस कहाँ से बंद होगा? ये भी पीएनएल से बंद होगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू वारंटी एक्सपेंस, मेरा आ जाएगा 34,000। एश्योरेंस वारंटी को टाइम पीरियड के बेसिस से स्प्लिट नहीं करते हैं, वो इमीडिएटली विद कार एसोसिएटेड है। कार की इनकम बुक तो एश्योरेंस वारंटी जो उसके साथ एसोसिएटेड है उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, मैंने अगर देखोगे एश्योरेंस वारंटी में एक ही जर्नल एंट्री लिखी कि अगर कुछ ऐसा आ जाए तो सिंपल जर्नल एंट्री ओवर एंड अबव। एश्योरेंस वारंटी में सिर्फ यही एक एक्स्ट्रा एंट्री आ सकती है। और देखो, मैंने एक्सटेंडेड वारंटी के लिए ये वाली जो सेल है, एक्चुअली वो इसका भी तो पार्ट है। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट अगर आपकी एक्सटेंडेड वारंटी है जिसकी इनकम ओवर द पीरियड होगी, तो यहां हो जाएगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अश्योरेंस वारंटी के साथ विद एक्सटेंडेड वारंटी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिख दूं क्या बेटा आपके लिए? देखो देखो, मैं चाहती नहीं कि मेरा बच्चा कहीं फंसे। रुको भाई रुको, टेंशन ही नहीं चाहिए मुझे। कोई भी आपसे कुछ पूछे तो मेरे बच्चों को सब आना चाहिए, मैं बहुत श्योर हूं, और वो आएगा उनको। देखो, यहां पर अगर सिर्फ अश्योरेंस वारंटी होगी, डेटर्स टू सेल, सिंपल। बट एक्सटेंडेड वारंटी होगी विथ अश्योरेंस अटैच्ड होगा, डेटर्स टू सेल टू कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। हो सकता है कोई वारंटी एक्सपेंस का प्रोविजन बोल दे, वारंटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। ये कोई बड़ी बात नहीं बात कर रही हूं मैं आपका। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम? आ जाओ। अब आ गया मेरा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में देखो इस साल कितने महीने आएंगे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये वाला जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना, इस ईयर में 9 मंथ्स ही है। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 1,80,000 कितने टाइम पीरियड का है? 24 मंथ्स का। 2 साल मतलब 24 मंथ्स। उसमें से 9 मंथ जा रहे हैं 25-26 में, 12 महीने जाएंगे 26-27 में, और बच्चे हुए 3 महीने जाएंगे 27-28 में। देखो ना, 9 महीने जाएंगे 25-26 में, पूरे 12 महीने आएंगे 26-27 में, और जो बचा हुआ 3 महीने है वो जाएगा 27-28 में। तो यहां पर एक्सटेंडेड वारंटी की इनकम 3 सालों में स्प्लिट हो रही है, बिकॉज पहला साल 9 महीने ले रहा है, उसका अगले साल 12 महीने का टाइम पीरियड ले रहा है, उसका नेक्स्ट ईयर बचा हुआ 3 महीने, बिकॉज बीच से मेरी एक्सटेंडेड वारंटी स्टार्ट हुई है। तो गाइज आ जाओ 24-25 वाले साल में, या 25-26, 25-26 में, कैन आई से दिस इज नथिंग बट एडवांस इनकम 2 सालों का अभी मिल गया। तो जो एडवांस इनकम जिसको आपने लिखा है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, अब इस साल की खत्म करनी पड़ेगी ईयर एंड पे, बिकॉज अब इसका ईयर एंड आ गया है, तो इसको बुक कर देंगे अपनी सेल्स। मेरी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है कितने की? 1,80,000। कितने महीने का? 24। तो बताओ 9 का कितना? 1,80,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 24, ये आएगा 67,500। 67,500 इसको पीएनएल से बुक कर लो। सेल्स अकाउंट डेबिट
टू P&L 67,500, 67,500। बच्चों बात समझ आ गई? आ जाओ अगला साल 25-26 के साथ आप 26-27 में चले जाओ, मैं सब सिखा देती हूँ। फिर से क्या आएगा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ईयर एंड पे टू सेल्स कितना? 1,80,000, 1,80,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 12, ये आएगा 90,000, ये आएगा 90,000। ये कितने महीने का है? 12 मंथ्स का। और सिंस हम 27-28 में भी जाएंगे, और ये सेल्स कहाँ से क्लोज कर लेना बच्चों, P&L से ये बताने की जरूरत नहीं है, हम 27-28 में भी जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट सॉरी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू सेल्स बोले तो P&L 1,80 में आपने 67,500 बुक कर लिया है, 90,000 बुक हो गया है, 22,500 बचा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे भी ना तो देखो ना, 1,80,000 24 महीने का, तो बताओ 3 का कितना? 1,80,000 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3। बात समझ आ गई क्या? तो गाइज जैसे जैसे आपकी एक्सटेंडेड वारंटी का टाइम आएगा, आप अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को धीरे धीरे सेल्स में शिफ्ट करेंगे ओवर टाइम पीरियड। बस लॉजिक यही है। इसमें सिर्फ दो चीजें आपको टेक अवे करना है मेरे साथ। अगर आपका सेल ऑन रिटर्न बेसिस है, आपको वहां रिफंड लायबिलिटी है, मतलब पैसा रिफंड हो सकता है, डेटर क्लोज हो सकता है, सेल्स बुक हो सकता है, वहां तीनों ऑप्शन ओपन है। और वहां याद रखना एस्टिमेट बेसिस पे आप अपनी रिफंड को बुक करते हो। बट वेन इट इज वारंटी, वहां स्कोप ऑफ रिफंड आपके दिमाग में नहीं है। वहां बेसिकली एक्सटेंडेड वारंटी के केस में जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी इनकम बुक कर रहे हो, उसको हम सिर्फ एक्सटेंड कर रहे हैं। जहां हम अपनी लायबिलिटी को टेम्पररी बुक कर रहे हैं, जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड खत्म होता जाएगा वो इनकम में शिफ्ट होता जाएगा। ये दोनों में फर्क है। तो वारंटी हैज कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी एंड दिस हैज रिफंड लायबिलिटी। रिफंड लायबिलिटी भी सेल्स में शिफ्ट हो सकती है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी सेल्स में शिफ्ट होती है, बट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी फॉर श्योर सेल्स में शिफ्ट होती है, बिकॉज वहां से टाइम पीरियड का चेंज है। बट रिफंड लायबिलिटी सेल्स में शिफ्ट होगी, या बैंक में रिफंड देना पड़ेगा, या डेटा को रिवर्स करना पड़ेगा, विल डिपेंड अपॉन आपका एस्टिमेट सही गया, गलत गया, ज्यादा चला गया या कम हो गया, उसके बेसिस पे वो डिपेंड करेगा। क्या आपको बेटा ये सारे के सारे तरीकों वाली जर्नल एंट्री समझ आ गई क्या? विथ लॉजिक, वाइज इट लायबिलिटी, इनकम ज्यादा मिल जाना इज योर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोपोर्शन किया जाएगा। एंड जो चीज इमीडिएटली बुक होगी है, वो एट द टाइम ऑफ पॉइंट ऑफ सेल ही आपको रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा, अपनी इनकम बुक करनी पड़ेगी। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है, वारंटी, एक्सपेंस, सेल्स, ये सब P&L से बंद होते हैं। कंपनीज के केस में हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोलते, इसलिए P&L अकाउंट की मदद लेनी पड़ रही है। अब बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछ लो फटाफट। अगला जो बेटा वीडियो बनेगा वो काफी लंबा जो बनेगा, उसमें हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन प्राइस के बारे में बताएंगे। अगर आप मेरा फ्लो चार्ट देखो, ट्रांजैक्शन प्राइस में 5 चीजें कवर की जाती है, जो मैंने पिछली क्लास में भी लिखा था, वापस आपको बता रही हूं, और ये चीज हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस फिक्स्ड होता है, वेरिएबल होता है, उसके बहुत सारे फाइनेंशियल कंपोनेंट्स होंगे, नॉन कैश कंसिडरेशन एंड कंसिडरेशन, कभी कभी कंपनी डिस्काउंट वाउचर या कुछ ऐसा दे देती है, उस कारण से आ जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट इस वीडियो में नहीं कवर अप कर पाएंगे, बट यस, अगले सेशन में ट्रांजैक्शन प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, वहां पर हम इसको पूरा कवर करेंगे। ट्रांजैक्शन प्राइस जैसे ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा बेटा, ट्रस्ट में आपका ये इंड एस 115 आपके ग्रिप में होगा। उसके अलावा इंस्टीट्यूट इसमें और कुछ नहीं पूछता। बट फिलहाल अभी तक जो भी पढ़ा है उसको सिर्फ एनर्जी के साथ रिवाइज करिएगा। अगली क्लास में आने से पहले पुराने कॉन्सेप्ट सब रिकॉल करके आइएगा। जर्नल एंट्रीज को दिमाग में रखिएगा, रटना नहीं है, सिर्फ याद रखना रिटर्न में रिफंड अलाउड है, रिफंड लायबिलिटी, एंड वारंटी में इट इज एंड क्या बोलते हैं, रेवेन्यू हैज टू बी बुक्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इज द पॉइंट क्लियर? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? तो आई होप द सेशन गोज वेरी फैंटास्टिक विद एवरीवन, एंड ये इंड एस 115 जो जनरली बच्चों को डिफिकल्ट जा रहा है, अब वो नहीं जाएगा। एंड फिर भी अगर डिफिकल्ट जा रहा है, मैं फिर से कह रही हूँ, मेरे इस चार्ट को, फ्लो चार्ट को 2-3 बार पढ़ो, याद समझ आ जाएगा। 2-3 बार देखो, समझ आ जाएगा। चलो बच्चों, सेशन को एंड करते हैं।
सेशन अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो एक कदम एकेडमी की वेबसाइट को विजिट करिएगा एंड नीचे दिए गए नंबर पे आप प्लीज कॉल करिए। हमारा स्टाफ आपको हेल्प करेगा टू गेट मोर एंड मोर डिटेल्स अबाउट दिस प्रोडक्ट। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों।